बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है पूर्णता क्लासेस के एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम रूब्रिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। रूब्रिक्स क्या चीज़ है? देखो, मूल्यांकन के लिए लिखित दिशा निर्देशों का एक समूह है। मूल्यांकन है, इन मूल्यांकन के लिए जो लिखित आपके दिशा निर्देश हैं, इन दिशा निर्देशों का समूह है, यही आपका क्या कहलाता है? रूब्रिक्स कहलाता है, जो स्पष्ट प्रदर्शन मानदंडों तथा एक रेटिंग स्केल के साथ आकलित की जाने वाली विशेषताओं या आयामों को निर्दिष्ट करता है। जो कि क्या है? स्पष्ट जो प्रदर्शन मानदंड हैं, पहले से जो आपके निर्धारित हैं, उन मानदंडों के तथा एक रेटिंग स्केल के साथ क्या करता है? आकलित की जाने वाली विशेषताओं या आयामों को निर्दिष्ट यानी कि निर्देश देने का काम कौन करता है? रूब्रिक्स करता है। विद्यार्थियों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने हेतु एक बहुउद्देशीय अंकन निर्देशिका स्कोरिंग गाइड है आपके, और ये एक स्कोरिंग रूब्रिक्स में निम्नलिखित आपके शामिल होते हैं। एक निश्चित स्केल होती है। स्केल के प्रत्येक बिंदु के लिए प्रदर्शन का वर्णन करने वाली विशेषताओं की एक सूची इसमें शामिल होती हैं। स्केल के प्रत्येक जो बिंदु हैं, इसके लिए प्रदर्शन का वर्णन करने वाली विशेषताओं की एक सूची, छात्रों के लिए स्पष्ट प्रदर्शन जो लक्ष्य हैं, ये इसमें क्या है? शामिल होते हैं। रूब्रिक्स सामान्यतः मैट्रिक्स या ग्रिड के रूप में होता है तथा विद्यार्थियों के कार्यों को निर्धारित मानदंड और मानकों के आधार पर अंक प्रदान करने का एक साधन है। ये विद्यार्थियों और शिक्षकों को दोनों के लिए मार्गदर्शन का काम करता है। रूब्रिक्स गाइड बोथ ऑफ देम, विद्यार्थी और शिक्षक, स्टूडेंट्स एंड टीचर्स। ये विद्यार्थियों के लिए उनके प्रदर्शन के आत्म मूल्यांकन सेल्फ असेसमेंट के लिए तथा सहपाठियों के प्रदर्शन के मूल्यांकन पीयर असेसमेंट हेतु मार्गदर्शन प्रदान करता है। ये सेल्फ असेसमेंट एंड आपकी पीयर असेसमेंट का मार्गदर्शन प्रदान करता है तथा शिक्षकों को विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने और उसमें वस्तुनिष्ठता रखने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करता है। शिक्षकों को विद्यार्थियों का मूल्यांकन करने और उसमें वस्तुनिष्ठता रखने हेतु मार्गदर्शन प्रदान करने का काम करता है। रूब्रिक्स का निर्माण छात्रों के मूल्यांकन हेतु निर्धारित विभिन्न मापदंडों के अनुसार किया जाता है, जो इस प्रकार से रहते हैं। देखो, रूब्रिक्स का निर्माण आपके प्रदर्शन मापदंडों का पहचान करना, आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस क्राइटेरिया कि हमें किन मापदंडों पर आपके प्रदर्शन करना है, उनकी पहचान रूब्रिक्स करता है। पहला निर्माण इस पे। दूसरा कि प्रदर्शन स्तरीय तय करना, आपके सेटिंग परफॉर्मेंस लेवल, कहाँ तक किस लेवल तक आपको परफॉर्मेंस देनी है। थर्ड आपके आता है क्रिएटिंग परफॉर्मेंस आपके डिस्क्रिप्शंस, प्रदर्शन के लिए विवरण बनाना। चौथा, विवरणों को एक प्रारंभिक रूब्रिक में व्यवस्थित करना। ओरिएंटेड द डिस्क्रिप्शंस इनटू ए टेंटिव रूब्रिक, मापदंडों का मूल्यांकन और संशोधन करना। अंतिम होगा इवैल्यूएटिंग एंड रिवाइजिंग द क्राइटेरिया। रूब्रिक्स के प्रकार देखें तो आमतौर पर दो प्रकार के होते हैं। एक असेसमेंट क्राइटेरिया यानी कि मूल्यांकन मापदंड आधार पर रूब्रिक्स दो प्रकार के होते हैं, समग्र रूब्रिक्स और एक होता है विश्लेषणात्मक रूब्रिक्स। होलिस्टिक रूब्रिक और रूब्रिक एंड एनालिटिक, ये विश्लेषणात्मक और समग्र। एक होता है प्रदर्शनकारी के आधार पर यानी कि परफॉर्मेंस टेस्ट के आधार पर होता है जनरल यानी कि सामान्य, और टास्क स्पेसिफिक यानी कि कार्य विशिष्ट के आधार पर होता है। तो ये प्रदर्शनकारी के आधार पर रूब्रिक्स के टू टाइप्स में हमने बांटा है, एक जनरल, एक टास्क स्पेसिफिक। रूब्रिक्स के बाद में हम मूव ऑन करते हैं, अपनी उपलब्धि परीक्षण और निष्पत्ति परीक्षण या संप्राप्ति परीक्षण के बारे में पढ़ते हैं। क्या ये चीज है, यहाँ से क्या निकल के आती हैं। उपलब्धि परीक्षण में इस बात का परीक्षण किया जाता है कि विद्यार्थियों ने विषय संबंधी ज्ञान की प्राप्ति किस सीमा तक करी। उपलब्धि परीक्षण का तात्पर्य विद्यार्थियों की सफलता और उपलब्धियों का मापन करना है। विद्यार्थी की जो सफलताएं हैं, जो उपलब्धियां हैं, इनका मापन करने का काम किसके अंतर्गत? उपलब्धि परीक्षण या निष्पत्ति परीक्षण या संप्राप्ति परीक्षण के अंतर्गत किया जाता है। नेक्स्ट वी आर मूव ऑन परिभाषाएं, डेफिनेशंस। सुपर कहते हैं एक उपलब्धि या दक्षता परीक्षण यह ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि बालक ने क्या कितना सीखा अथवा वह कोई कार्य कितनी अच्छी तरह से कर सकता है। ये कौन कहता है? ये सुपर कहता है।
ईबेल कहते हैं उपलब्धि परीक्षण वह है जिसका निर्माण छात्रों के लिए किसी ज्ञान को समझने अथवा किसी विशेष कौशल की दक्षता का मापन करने के लिए किया जाता है। ईबेल के अकॉर्डिंग। फ्रीमैन के अनुसार शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो एक विशेष विषय या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, अवबोध और दक्षता का मापन करता है। किसके अनुसार? फ्रीमैन के अनुसार। थॉर्नडाइक और हेगन जब हम संप्राप्ति परीक्षण का प्रयोग करते हैं तब हम इस बात का निश्चय करना चाहते हैं कि एक विशिष्ट प्रकार की शिक्षा प्राप्ति कर लेने के उपरांत व्यक्ति ने क्या सीखा। ये कौन कहता है? ये आपके थॉर्नडाइक और हेगन कहते हैं। प्रेसी, रॉबिन्स एंड होरोक कहते हैं संप्राप्ति परीक्षाओं का निर्माण मुख्य रूप से छात्रों के सीखने के स्वरूप, सीमा का मापन करना है। वहीं आपके लैंडक्विस्ट एंड आपके मन ये कहते हैं एक सामान्य निष्पत्ति परीक्षण वह है जो एक ही फलांक द्वारा निष्पत्ति के किसी दिए हुए क्षेत्र में बालक के सापेक्षित ज्ञान का बोध कराए। फलांक के द्वारा निष्पत्ति के लिए दिए हुए क्षेत्र को बालक के सापेक्षित ज्ञान का बोध कराए, वो है क्या? वही आपके उपलब्धि परीक्षण। गैरिसन तथा अन्य उपलब्धि परीक्षा बालक की वर्तमान योग्यता, प्रेजेंट एबिलिटी या कैपेबिलिटी, किसी विशिष्ट विषय के क्षेत्र में उसके ज्ञान की सीमा का मापन करना। तो सारांश रूप से हम यही देख रहे हैं कि किसी भी व्यक्ति की विशिष्ट विषय के क्षेत्र में ज्ञान की क्या सीमा है, क्या उसने उपलब्धि हासिल करी है, क्या किस सीमा तक उसने अपनी उद्देश्यों की पूर्ति करी है। नेक्स्ट, डगलस एंड हॉलैंड ने उपलब्धि परीक्षण के दो प्रकारों में बांटा। उपलब्धि परीक्षण की संरचना के आधार पर प्रमापीकृत और शिक्षक निर्मित गैर प्रमापीकृत। प्रमापीकृत होती है सामान्यतः वस्तुनिष्ठ प्रकार के होते हैं। वहीं शिक्षक निर्मित ये तीन भागों में बंटेगी: मौखिक, लिखित और प्रायोगिक। उपलब्धि परीक्षण के बारे में बात कर रहे थे। प्रमापीकृत सामान्य वस्तुनिष्ठ प्रकार की होती हैं जिसमें व्यक्तिनिष्ठता का प्रभाव नहीं दिखता है, लेकिन ठीक इसके विपरीत जो शिक्षक निर्मित गैर प्रमापीकृत होती है उसमें आपकी व्यक्तिनिष्ठता का प्रभाव दिखता है, उस पर वस्तुनिष्ठता का प्रभाव कम दिखता है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, इसके महत्व के बारे में बात करें कि उपलब्धि परीक्षण का महत्व क्या है। थॉर्नडाइक और हेगन के बारे में बात करें, विद्यालय दृष्टिकोण से उपलब्धि परीक्षण के महत्व बताए गए। विद्यार्थियों का वर्गीकरण करने के लिए किया जाता है। विद्यार्थी हैं, उन विद्यार्थियों का वर्गीकरण करने के लिए किया जाता है। ठीक है। सेकेंड थिंग, विद्यार्थियों का वर्गीकरण कर लिया। एक डफोड़ है, एक निहायती डफोड़ है, एक होशियार है, एक बहुत होशियार है, एक डोड होशियार है। विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निदान करने के लिए, कठिनाई है, प्रॉब्लम्स हैं, इनके निदान करने के लिए किया जाता है। विद्यार्थियों को प्रेरणा देने के लिए, प्रेरणा ये लड़की नहीं है, ये मोटिवेशन है। विद्यार्थियों का श्रेणी विभाजन, मंदबुद्धि, कुशाग्र बुद्धि, विशेष योग्यता कर आवश्यकता अनुसार उसके व्यक्तिगत आपकी सहायता प्रदान करना है। शिक्षा में निर्देशन देना है। विद्यार्थियों के परामर्श दिया जा सकता है। लिंडक्विस्टन तथा मन के अनुसार अध्ययन हेतु प्रोत्साहन करना, शिक्षण विधि के सुधार करना, मान्यता प्रदान करने में सहायक है। शिक्षण प्रक्रिया में सुधार, अध्यापक और विभागों का मूल्यांकन, शैक्षिक आपके निर्देशन में सहायक, अनुसंधान और शोध के लिए आवश्यक। यह उपलब्धि परीक्षण है आपका, इसका महत्व देखा हमने। उपलब्धि परीक्षण के सोपान देखें तो सबसे पहले किसी चीज को, काम को करने के लिए उसकी योजना, प्लानिंग बहुत ही जरूरी है।
तो योजना बनाना सबसे पहले काम, फिर पदों या प्रश्नों का निर्माण करना। आपने योजना बनाई कि इस काम को कैसे अबिड बजाना है, फिर आप प्रश्न बनाएंगे, प्रश्नों का फिर आप करेंगे अंकन, अंकन करने के बाद प्रश्न या पदों का करेंगे विश्लेषण, और परीक्षण का लास्ट करेंगे मूल्यांकन। परीक्षण की योजना बनाना सबसे पहले यहां से शुरू करते हैं। तो इस चरण में शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करके परीक्षण का स्वरूप तैयार किया जाता है और परीक्षण का ब्लूप्रिंट तैयार किया जाता है। शिक्षण उद्देश्यों का निर्धारण करके हमें कैसी चीज़ें बच्चे से निकलवानी है, क्या हमारे उद्देश्य रहने वाले हैं, फिर बनाएंगे ब्लू प्रिंट बनाएंगे, ना कि, समझ गए ना। चले, शीर्ष आरेख परीक्षण की योजना बनाना। देखो आरेख में यही है कि सबसे पहले परीक्षण की योजना बनाएंगे। परीक्षण के लिए अनुदेशनात्मक शैक्षिक या शैक्षणिक उद्देश्यों की पहचान, जिसमें अनुदेशनात्मक में ज्ञान है, अवबोध है, ज्ञानोपयोग है यानी कि प्रयोग और कौशल है। परीक्षण का स्वरूप बनाना कि कैसे, उद्देश्यों की दृष्टि से अंक बार, विषय वस्तु के से दृष्टि से अंक बार, प्रश्नों के प्रकार की दृष्टि से अंक बार, कठिनाइयों की स्तर की दृष्टि से अंक बार, विकल्पों का योजना, खंडों का योजना, क्या विकल्प रहेंगे, एक प्रश्न ये करे या में करे, खंड बनाने हैं। ये सारे प्रमुख रूप से परीक्षण का स्वरूप बनाना योजना में आ रहे हैं। अनुदेशनात्मक या शैक्षणिक उद्देश्यों की पहचान, परीक्षण का स्वरूप देना, और तीसरा है ब्लू प्रिंट बनाना, नील पत्र कहते हैं जिसे हिंदी में। फिर है, अच्छा पहले इसे भी समझ लो, अनुदेशनात्मक और आपके शैक्षणिक उद्देश्यों की पहचान। परीक्षा के निर्माण के समय सर्वप्रथम अनुदेशनात्मक उद्देश्यों की पहचान की जाती है। प्रश्न पत्र निर्माण के समय 4 उद्देश्यों का ज्ञान होना चाहिए: ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग या प्रयोग एवं कौशल। दूसरा है उपलब्धि परीक्षण का स्वरूप बनाना। उद्देश्यों के निर्धारण के बाद प्रश्न पत्र का स्वरूप क्या हो, इस बात का निर्धारण किया जाता है। स्वरूप निर्धारण में प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर परीक्षण का स्वरूप तैयार किया जाता है। स्वरूप निर्धारण प्रश्नों की क्या है, प्रकृति के आधार पर परीक्षण का स्वरूप तैयार किया जाता है। उद्देश्य की दृष्टि से अंक बार, किसी उद्देश्य में कितने प्रश्न कितने अंकों के होने चाहिए, ये। दूसरी, विषय वस्तु के दृष्टि के अनुसार विषय वस्तु की उप इकाइयों में बांटकर उन्नत स्वरूप निर्धारण में। तीसरी, प्रश्नों के प्रकार की दृष्टि से वस्तुनिष्ठ, लघुरात्मक, निबंधात्मक आदि प्रकार के प्रश्नों का निर्धारण किया जाता है। फोर्थ, कठिनाइयों की दृष्टि से अंक बार, सरल, औसत, कठिन प्रश्नों की संख्या और स्वरूप तैयार करना। पांचवी बात, विकल्पों की योजना। 4 प्रकार से विकल्प हो सकते हैं: संपूर्ण प्रश्न पत्र में समग्र विकल्प, प्रश्न पत्र के अलग अलग खंडों में समग्र विकल्प, किसी प्रश्न में आंतरिक समग्र विकल्प, किसी प्रश्न के आंतरिक एकांतरी विकल्प। ये सारे विकल्प आपको देखने को मिल सकते हैं जो हम अमूमन एग्जाम्स में देखते हैं। खंडों की योजना देखिए, इस बात का निश्चय किया जाता है कि प्रश्न पत्र में कितने खंड रखते हैं। सामान्यतः वस्तुनिष्ठ और अति लघुरात्मक प्रश्न एक खंड में तथा लघुरात्मक और निबंधात्मक प्रश्न दूसरे खंड में, जिसे खंड ब में रखा जाता है। तीसरा काम आता है ब्लूप्रिंट, आपके या फिर नील पत्र के नाम से जानते हैं, यह तैयार करना। संपूर्ण परीक्षण योजना को एक आधार पत्र ब्लूप्रिंट नील पत्र में अंकित किया जाता है। ब्लूप्रिंट एक त्रि-आयामी चार्ट है जिसमें उद्देश्य, विषय वस्तु, प्रश्नों के प्रकार, कठिनाइयों का स्तर, अंकन आदि दर्शाए होते हैं और प्रश्न पत्र की संपूर्ण रूपरेखा बनाई जाती है। उद्देश्य, ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग, कौशल। प्रश्नों की क्या योग रहने वाला है, अंकों का क्या योग रहने वाला है। प्रश्नों के प्रकार, वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ, निबंधात्मक, इसमें भी यही सेम। और ऐसे ही कठिनाई, सरल, मध्यम, जटिल, सरल, मध्यम, जटिल। इसी प्रकार की हर ज्ञान बोध में अलग अलग कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इसके बाद उद्देश्य, सेम रिपीट। फिर विषय वस्तु,
विषय वस्तु, इकाई का भार, ये देखेंगे। गद्य पाठ से कितने हैं, पद्य पाठ से कितने, ये व्याख्या व्याकरण पाठ से, कोष्ठक के अंदर प्रश्न संख्या व बाहर के आपके होता है प्रत्येक प्रश्न का अंक। जो कोष्ठक में होगा, ये कोष्ठक के अंदर वाले होगी प्रश्न संख्या के 5 प्रश्न हैं, तो बाहर में प्रत्येक प्रश्न का अंक बाहर 5 का होगा, तो 25 नंबर का टोटल हो गया। ये तो है अंक, वो भी कोष्ठक के अंदर है जो प्रत्येक का, क्योंकि कोष्ठक और वष्टक के अंदर और बाहर वाले का गुणा होता है, किसी को कहना बात, ठीक है। मुख्य पाठ्य भाग देगा पदों या प्रश्नों का निर्माण करना। तो पहले आपने योजना बना ली, योजना में ब्लूप्रिंट तक बना लिया हमने, उद्देश्य को निर्धारण कर लिया, सारी चीजें कर ली, अंकों क्वेश्चनों का डिसाइडेशन कर लिया। फिर क्या है, पदों या प्रश्नों का निर्माण करना, फिर निर्माण करना स्टार्ट करेंगे। डिसाइड तो हमने कर लिया है, तो परीक्षण के स्वरूप निर्माण में बाद ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्नों या पदों का निर्माण करके इकाई प्रश्न पत्र आपके तैयार किया जाते हैं। थर्ड, अंकन योजना तैयार करना। इसके बाद अंकन योजना तैयार करते समय निम्नलिखित आपकी क्रिया की जा सकती हैं। परिणाम निर्धारण करने में अथवा निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने में वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करना, उत्तर तालिका और अंक योजना बनाना। आप आंसर की बना लेते हैं तो प्रॉब्लम हल हो जाती है आधे से ज़्यादा। निश्चित उत्तरात्मक प्रश्नों के लिए उत्तर तालिका ही पर्याप्त होती है, परंतु मुक्त उत्तरात्मक प्रश्नों के लिए उत्तरों की अंक प्रदान करने की योजना बनाना चाहिए, आवश्यक है। उत्तर तालिका और अंक योजना बना लेने से एक से अधिक परीक्षकों को तो भी जांचने में क्या है, समानता रखना संभव होता है। जांचने की प्रक्रिया तर्क संगत और वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ हो जाती है। प्रश्न पत्र के साथ ही अंक योजना बना लेने से परीक्षक को उत्तर की संभावित लंबाई ज्ञात हो जाती है। आवश्यकता होने पर वह अपने प्रश्न को वांछित सुधार भी कर सकता है। प्रश्न या पदों का विश्लेषण करना। प्रश्न या पदों का विश्लेषण कठिनाई, मूल्य या विभेदकारी क्षमता ज्ञात करके किया जाता है। प्राप्त प्रश्न पत्र श्रेष्ठ, औसत और कमजोर विद्यार्थियों के विभेद करने में सक्षम है या नहीं है। प्रश्न पत्र विश्लेषण के लिए आपके निम्न प्रारूप में सूचना एकत्रित की जाती हैं। क्रम संख्या, उद्देश्य, विशिष्टीकरण, प्रकरण, प्रश्न का प्रकार, अंक, समय और कठिनाई का स्तर, ये सारे इसमें शामिल रहते हैं। उद्देश्य रहते हैं, विशिष्टीकरण रहते हैं, प्रकरण रहते हैं, प्रश्न प्रकार रहता है, अंक रहता है, समय रहा होता है, कठिनाई का स्तर मध्यम, सरल या मुश्किल, कठिन। फिर है 5वां, परीक्षण का मूल्यांकन करना। अंत में संपूर्ण परीक्षण का मूल्यांकन किया जाता है। इसकी वैधता और विश्वसनीयता ज्ञात की जा सकती है। परीक्षण की विश्वसनीयता ज्ञात करने के लिए 4 विधियां हैं। पुनः परीक्षण विधि, समांतर प्रारूप विधि, आपके विच्छेद विधि, तर्कयुक्त समानता विधि, अर्ध विच्छेद विधि, समांतर प्रारूप विधि, पुनः परीक्षण विधि, ये सारे परीक्षण का मूल्यांकन करने में सारी चीजें होती है। ये विधियां इस्तेमाल करते हैं। अर्ध विच्छेदन, तर्कयुक्त समानता विधि, पुनः परीक्षण, समांतर प्रारूप विधि, अर्ध विच्छेदन विधि, तर्कयुक्त समानता विधि। वैधता ज्ञात करने के लिए पियर्सन महोदय का सहसंबंध सूत्र उपयोग में किया जाता है। हालांकि उपलब्धि परीक्षण की वैधता ब्लूप्रिंट के निर्माण से स्वतः ही प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि इसके आधार पर ही उपलब्धि परीक्षण तैयार किया जाता है। पियर्सन महोदय का सहसंबंध सूत्र, ये भी याद रख लेना। अच्छा जी, अपना आ गया है महत्वपूर्ण बात। बढ़ते बढ़ते किस तरफ बढ़ गए हैं, बढ़ते बढ़ते निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण पर, निदानात्मक परीक्षण और उपचारात्मक शिक्षण की तरफ बढ़ गए हैं। सबसे पहले डायग्नोस्टिक टेस्ट बोले तो निदानात्मक परीक्षण क्या होता है ये समझना पड़ेगा। निदान का अर्थ होता है डायग्नोसिस का शाब्दिक अर्थ, कारणों का पता लगाना। फाइंड द रीजंस व्हाई दीज थिंग्स हैपन। एक पेट दर्द का रोगी डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर उसके दर्द के कारणों का पता लगाने के लिए जांच लिखता है। रोगी डायग्नोसिस सेंटर पर जाकर टेस्ट करवाता है, उसे डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण कहते हैं।
जांच में दर्द के कारणों का पता लगाने निदान के बाद डॉक्टर उस रोगी का उपचार करेगा। उसी प्रकार एक शिक्षक के द्वारा विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाइयों का कारणों का पता लगाने के लिए निदानात्मक डायग्नोस्टिक टेस्ट करेगा। कठिनाइयों के कारणों का पता लगाने के बाद उन कठिनाइयों को दूर करने के लिए शिक्षक के द्वारा उपचारात्मक शिक्षण किया जाता है। तो सबसे तगड़ी बात यह कारणों का पता लगाना। भाई ये चीज प्रॉब्लम क्यों है, तुझे क्यों समझ में नहीं आ रही है? क्या तू निहायती डफोड़ है या डफोड़ों का राजा है, या फिर तेरी कमी नहीं है, जो सर नहीं पढ़ाया उसमें डफोड़पंती रह गई? जो भी बीमारी है पता लगाओ, फिर उपचार कर पाओगे, फिर उपचारात्मक शिक्षण करोगे। उससे पहले निदानात्मक परीक्षण होगा। क्रोनबेक कहते हैं निदानात्मक संप्राप्ति परीक्षण एक प्रभावशाली उपकरण है। एक आदर्श निदानात्मक संप्राप्ति परीक्षण द्वारा अनेक प्रकार की संभावित अशुद्धियों के प्रत्यक्ष पक्ष पर शिक्षक का ध्यान चला जाता है। उन अशुद्धियों के विकसित होने से पूर्व ही उन्हें दूर कर सकता है, ये कहते हैं क्रोनबेक। वायती ये परीक्षाएं किसी भी विषय के समग्र उपलब्धि पर विचार नहीं करती, बल्कि उस विषय के विशिष्ट उपविभागों की उपलब्धि बताती हैं जिससे छात्र की कठिनाइयों का पता लगाया जाता है। इस प्रकार उपलब्धि परीक्षा किसी भी विषय का समग्र मूल्यांकन करती है, जबकि निदानात्मक परीक्षण मूल्यांकन का विश्लेषण करती हैं। मूल्यांकन के विश्लेषण करने का काम निदानात्मक परीक्षण कर रहता है, वहीं उपलब्धि परीक्षा किसी भी विषय का समग्र ओवरऑल आपका मूल्यांकन इवैल्यूएशन करने के लिए काम आता है। सोनेल के अनुसार भाषा में निदानात्मक परीक्षण वह परीक्षण है जिसके द्वारा अनुसंधानकर्ता छात्र की भाषागत दोषों की खोजता है और अपने स्कूल के विषय में सामान्य प्रगति नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सोनेल ये बात कहते हैं। क्रो एंड क्रो कहते हैं निदानात्मक परीक्षणों का निर्माण विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी विशिष्ट कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने या निदान करने के लिए किया जाता है। पूर्ण सावधानी से निर्मित किए गए निदानात्मक परीक्षण में किसी विशेष विषय के अधिगम के किसी विशेष पक्ष पर बल दिया जाता है ताकि छात्र की योग्यताओं और कमजोरियों का ज्ञान किया जा सके और उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग किया जा सके। उपचारात्मक शिक्षण के प्रयोग करने के लिए आधार का काम करता है निदानात्मक परीक्षण। योकम और सिम्पसन निदानात्मक परीक्षण वह साधन है जो शैक्षिक वैज्ञानिक के द्वारा विद्यार्थियों की कठिनाइयों के कारणों को व्यक्त करने के लिए निर्मित किया जाता है कि कठिनाई क्यों है। ये निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता या फिर इसके उद्देश्यों पर बात करें तो विषय विशेष में विद्यार्थियों की कमजोरियां हैं और उसकी क्षमताओं को ज्ञान करने के लिए, अधिगम में जो भी कठिनाई आ रही है कठिनाई को दूर करने के लिए निदानात्मक परीक्षण की आवश्यकता है। जो अधिगम है लर्निंग में जो कठिनाई आ रही है इन कठिनाइयों को दूर करने के लिए निदानात्मक परीक्षण आवश्यक है। कठिनाई किस प्रकार से दूर की जा सकती है इसका निदानात्मक परीक्षण आवश्यक है। देखो कठिनाई है, इस कठिनाई को किस प्रकार से दूर किया जा सकती है, इस दूर करने के लिए इसके लिए आपके निदानात्मक परीक्षण क्या है आवश्यक है। बीमारी का इलाज करने से पहले बीमारी का कारण पता होना जरूरी है, ठीक है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अवरोध कारणों का पता लगाकर उसमें सुधार करने के लिए शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अवरोधक जो कारण है कि भाई क्यों समस्या हो रही है उनका पता लगाकर उनमें सुधार करने के लिए, उपचारात्मक शिक्षण के लिए आधार प्रदान करने के लिए, उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा अपनाई जाने वाली प्रभावशाली शिक्षण प्रक्रिया से विद्यार्थी को प्रगति का अवसर प्रदान करने के लिए, उपचारात्मक शिक्षण जो द्वारा अपनाई जाने वाली जो प्रभावशाली शिक्षण प्रक्रिया है उन शिक्षण प्रक्रिया से विद्यार्थी को प्रगति का अवसर प्रदान करने के लिए, उपचारात्मक शिक्षण अपनाई जाने वाली जो प्रभावशाली शिक्षण प्रक्रिया है से विद्यार्थी की प्रगति का अवसर प्रदान करने के लिए शिक्षण निदान विभिन्न स्तरों के उत्तम पाठ्यक्रम निर्माण का आधार भी हो सकता है और इसी के द्वारा शिक्षण में प्रभावशाली विधियों के प्रयोग पर भी बल दिया जा सकता है। तो ये सारी चीजें यहाँ से निकल के आती हैं। शैक्षिक निदान की प्रक्रिया क्या हो सकती है?
शैक्षिक निदान हेतु अपने निम्नलिखित सोपानों का अनुसरण करना पड़ता है। छात्रों का सबसे पहले चयन करना पड़ता है। छात्रों का चयन इस प्रकार से करेंगे। किसी विषय में छात्रों द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाई को जानने के लिए विषय अध्यापक अपने द्वारा समय समय पर ली जा रही उपलब्धि परीक्षाओं को आधार बना सकता है। अपनी परीक्षा लिए उनके आधार पर छात्रों के द्वारा जो अनुभव की जा रही है वो कठिनाई निकालो कि सारे बच्चे उसी समस्या को फील कर रहे हैं या फिर कुछ निहायती उसी समस्या को ले रहे हैं, तो उनका ग्रुप अलग से करो या फिर साथ में पढ़ाओगे, तो फिर आगे के उपचार के लिए वो चीज़ें जरूरी होगी। तो सबसे पहले ये किया। दूसरा, शिक्षक अपने अनुभव तथा आपके अवलोकन के आधार पर छात्रों का चयन कर सकते हैं। शिक्षक अपने अनुभव हैं और अवलोकन के आधार पर अपने अनुभव से देख रहे हैं कि ये जमा डफोड़ दिख रहा है, ये समस्या क्रिएट कर रहा है, तो उसे आप अनुभव से सेलेक्ट कर सकते हो या फिर अवलोकन के द्वारा निगरानी रखे देखिए आप उनकी कॉपियों को जांच कर रहे हैं, तो सारी चीज़ों अवलोकन से निकाल सकते हैं। तीसरी, मनोवैज्ञानिक परीक्षणों जैसे बुद्धि, रुचि, अभिवृत्ति आदि को आपके प्रशासित करके भी छात्रों का चयन किया जा सकता है, क्योंकि उच्च बुद्धि लब्धि वाले छात्र भी कई बार सामाजिक, आर्थिक जैसे अनेक कारणों की वजह से कक्षा में पिछड़ जाते हैं। हाँ, तो आगे बढ़े। मनोवैज्ञानिक परीक्षण जैसे बुद्धि, रुचि, अभिवृत्ति आदि के प्रशासित आपके करके छात्रों का चयन किया जा सकता है। उच्च बुद्धि लब्धि वाले छात्र भी कई बार सामाजिक, आर्थिक जैसे कई कारणों की वजह से कक्षा में पिछड़ जाते हैं, ये हम देख चुके हैं। दूसरा, विषय वस्तु के विशिष्ट क्षेत्र का चयन। तो सबसे पहले छात्रों का चयन करो, फिर विषय वस्तु के विशिष्ट क्षेत्र का चयन करो। कहां पर गड़बड़ हो रही है भाई? किसी एक विषय के विविध क्षेत्रों में से विशिष्ट क्षेत्र का चयन आवश्यक है। जैसे हिंदी विषय में छात्रों के उच्चारण संबंधी समस्या है अथवा व्याकरण संबंधी समस्या, कहाँ समस्या आ रही है? विशिष्ट क्षेत्र में कठिनाई स्थलों का अन्वेषण करो कि विषय वस्तु के विशिष्ट क्षेत्र के चयनोपरांत यह अन्वेषण करना आवश्यक है कि छात्रों को विषय विशेष में मूल प्रतियों, प्रक्रियाओं, सिद्धांतों, नियमों, संरचनाओं आदि में से कहां समझने में कठिनाई हो रही है। फिर करोगे कठिनाई स्थलों का विश्लेषण। छात्रों के द्वारा अनुभूत विशिष्ट समस्या को पहचानने के बाद शिक्षकों को कठिनाई स्थलों का विश्लेषण करना है कि इन समस्याओं को कैसे हल किया जा सकता है, इसके कारण जानने होंगे। बस इतना ही करना है। अब आप जो काम अगला काम करोगे ना, वो हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण में। रोस 1956 में निदान के 5 स्तर बताए। उन छात्रों का चयन जिन्हें समस्या है, समस्याओं की पहचान, आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। द फर्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स टू whom द प्रॉब्लम्स लाइज। द सेकेंड थिंग्स इज आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। द थर्ड थिंग्स व्हाई डिड द प्रॉब्लम्स एक्वायर, समस्या क्यों उत्पन्न हुई। द फोर्थ थिंग्स व्हाट आर द सजेस्टेड रेमेडीज, समस्या के उपचार का सुझाव। एंड फिफ्थ थिंग इज हाउ कैन द प्रॉब्लम्स बी प्रिवेंटेड, समस्या होने से पहले कैसे रोका जाए। ये चीजें, इसमें पांचों चीजें रोस के अनुसार निदान के 5 स्तर बताई। अगला बात करें निदानात्मक परीक्षणों के प्रकार। निदानात्मक परीक्षण दो भागों में विभक्त किए जा सकते हैं। फर्स्ट, पर्सनली सेंटर्ड हो सकते हैं, व्यक्ति केंद्रित। इस परीक्षण में बालक विशेष की कमजोरी अथवा विशिष्टता की परिचय का प्राप्त किया जाता है। सेकेंड थिंग इज ग्रुप सेंटर्ड, विशिष्ट समूह की सामूहिक त्रुटियां और कमजोरियों का ज्ञात किया जा सकता है। निदानात्मक जो परीक्षण होता है उस पत्र का निर्माण करना। निदानात्मक परीक्षण पत्र का विषय व विशिष्ट क्षेत्र निश्चित करने के बाद परीक्षण पत्र निर्माण हेतु विभिन्न सोपानों का अनुसरण किया जाता है। सबसे पहले त्रुटियों का संकलन करेंगे। सर्वप्रथम छात्रों की सामान्यतः की जाने वाली त्रुटियों को ज्ञात करने के लिए छात्रों की कक्षा कार्य, गृह कार्य, वार्षिक परीक्षा की विविध विद्यालयों की उत्तर पुस्तिकाओं को एकत्रित कर छात्रों के द्वारा की गई त्रुटियों का वर्गीकरण किया जाता है। स्वर व्यंजन संबंधी त्रुटियां हैं, उच्चारण संबंधी त्रुटियां हैं, कौन कौन सी त्रुटियां हैं उनका संकलन करोगे। त्रुटियों के कारण जानेंगे। शिक्षक की दृष्टि से देखोगे, शिक्षक की त्रुटिपूर्ण कोई ज्ञान रह गया हो, शिक्षक की उदासीनता का कोई अकुशलता रह गई हो, उच्चारण दोष रह गया हो, लिखित अभ्यास का अभाव करवा दिया हो, क्या रहा। फिर छात्र की दृष्टि से देखोगे, उच्चारण के अवयवों का ठीक न होना है, ध्यान में कमी थी, शीघ्रता से बोल रहा था, क्या कर रहा था, लापरवाही थी, अज्ञानता थी, व्याकरण की ज्ञान का अभाव था,
या लगातार अनुपस्थित रहा था, घर पर उपयुक्त वातावरण का अभाव है बेचारे के, शिक्षकों के द्वारा हतोत्साहित हो गया हो, आत्मविश्वास का अभाव हो गया हो, दृष्टि सर्वे उपकरणों का कहीं अभाव तो नहीं है, स्थानीय बोली का प्रभाव तो नहीं है। फिर करोगे नील पत्र का निर्माण। त्रुटियों के संकलन उपरांत और उनके संभावित कारणों का अवलोकन करने के बाद निदानात्मक परीक्षण हेतु नील पत्र का निर्माण किया जाता है। निदानात्मक परीक्षण पत्र का नील पत्र, त्रुटियों के, प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों के भेद और नाम। त्रुटियों के नाम, प्रश्नों की संख्या और प्रश्नों के भेद, ये सारे इसमें शामिल होते हैं। निदानात्मक परीक्षण पत्र तैयार करना। निर्धारित नील पत्र के अनुसार प्रत्येक प्रकार की त्रुटि के ऊपर प्रश्न बनाए जाते हैं। निदानात्मक परीक्षण निर्माण के प्रथम चरण में प्रश्नों की संख्या अधिक रखी जाती है। उसके प्रमापीकृत करने के लिए पदों या प्रश्नों का विश्लेषण कर अत्यधिक सरल और कठिन प्रश्नों को हटा दिया जाता है। प्रश्न सामान्यतः वस्तुनिष्ठ होने चाहिए, यानी कि व्यक्तिनिष्ठता का प्रभाव उस पर नहीं होना चाहिए। बहुत ज्यादा सरल है, आगे फेंको। बहुत ज्यादा कठिन है, आगे फेंको। आमने बींगी विद्वता ने जांचनी नी है, आमने देखना है कि कमी कित है। ठीक है, परीक्षण की विशेषता क्या है? अधिगम आने वाली कठिनाइयों के कारणों का पता लगाना पड़े। गुणात्मक परीक्षण है, ना कि संख्यात्मक। पूरा देखना है कि कहीं कठ लखना में कमी है, वो नहीं है क्या, वो राजो है कोई नहीं, बहुत नहीं देखना। समझिए कौन से? सामान्यतः वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपनाना है। सामान्यतः क्या है? वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपनाना है। यहाँ पर यही बात है कि वो टॉपर है कि नहीं है, उसमें 100 में से 100 नंबर ला रहा है नहीं ला रहा है, ये डिसाइड नहीं करना है। आपको डिसाइड करना है कि जो हम उसको सिखाना चाह रहे हैं वो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है, मतलब गुणात्मक परीक्षण है। समझ गया ना? ठीक है। सामान्यतः वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपनाता है। कौन से प्रश्न? वस्तुनिष्ठ प्रश्न अपनाता है। ठीक है ना? सभी अधिगम व शिक्षण बिंदुओं को महत्व देता है। उपचारात्मक शिक्षण का आधार है। उपचारात्मक शिक्षण का आधार ऑब्वियसली बात है। सही उत्तर का कोई अंक नहीं होता, केवल गलत उत्तर का ध्यान दिया जाता है। सही दियो, बहुत बढ़िया, ठीक है। दे गलत, आ गलती कहाँ होगी? कौन हुई, किंग कारण हुई, मेरे कारण हुई, टाबर के कारण हुई, किंग कारण हुई, कारण और पता लगाओ। फिर आगे जो की चीज का ना वो उपचारात्मक शिक्षण है। निदानात्मक परीक्षण की प्राप्यता और उनका निर्माण दो प्रकार के होते हैं भाई। एक है उपलब्धि प्रमाणिक नैदानिक परीक्षण, एक है अध्यापक निर्मित नैदानिक परीक्षण। उपलब्ध प्रमाणिक जो नैदानिक परीक्षण होते हैं, हिंदी में विद्यार्थियों की अधिगम कठिनाई और कमजोरियों का निदान करने हेतु बहुत से प्रमाणिक नैदानिक परीक्षण स्टैंडर्डाइज डायग्नोस्टिक टेस्ट उपलब्ध है। दूसरा अध्यापक निर्मित है। बाजार में उपलब्ध प्रकाशित प्रमाणिक निदानात्मक परीक्षण के अतिरिक्त एक हिंदी अध्यापक को अपने विषय में विद्यार्थियों की कठिनाइयों तथा कमजोरियों के निदान हेतु एक निदानात्मक परीक्षण का स्वयं निर्माण कर सकने की निपुणता की अर्जित करनी चाहिए। इस प्रकार के परीक्षण के निर्माण तथा उपयोग संबंधी कार्य को प्राय निम्न 3 चरणों में पूरा किया जाता है। पहला, निदानात्मक परीक्षा निर्माण के लिए नियोजित करना। अधिगम कठिनाई और कमजोरी को संबंधित क्षेत्र में अवगत होना। कठिनाई क्षेत्र और अधिक सीमित और विशिष्ट करना। विषय वस्तु विश्लेषण, परीक्षा प्रश्न पत्रों के बारे में निर्णय लेना, परीक्षण के प्रशासन से संबंधित निर्णय लेना। दूसरा, निदानात्मक परीक्षण का निर्माण करना। नियोजन स्तर पर निर्णय लिया जाने के बाद परीक्षण के निर्माण हेतु उचित प्रश्नों का चयन किया जाता है, जिसमें मुख्यतः 3 बातों पर ध्यान रखा जाता है। उप इकाई या अवधारणा विशेष की विषय वस्तु की प्रकृति। उप इकाई या अवधारणा विशेष के अधिगम हेतु आवश्यक प्रारंभिक व्यवहार। उप इकाई और अवधारणा विशेष के अधिगम के पश्चात विद्यार्थियों का अपेक्षित व्यवहार। ये बात परीक्षण के निर्माण में ध्यान रखने वाली बात होती है। अगली बात, निदानात्मक परीक्षण लेना और उसकी व्याख्या करना। इस प्रकार बनाए गए निदानात्मक परीक्षण में अब विद्यार्थी या विद्यार्थियों के समूह की परीक्षा ली जाती है, ताकि उनके अधिगम में आने वाली जो कठिनाई है, अक्षमताएं हैं, उनका निदान किया जा सके। परीक्षण के बाद विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए उत्तर को त्रुटि विश्लेषण का प्रक्रिया का गुजारा जाता है, यानी कि निदानात्मक परीक्षण लेना और उसकी व्याख्या करना। फिर निदानात्मक परीक्षण में अब विद्यार्थियों के समूह की परीक्षा ली जाती है, उनके अधिगम में आने वाली कठिनाई अक्षमताओं का निदान किया जा सके। परीक्षण के बाद विद्यार्थियों के द्वारा दिए गए जो उत्तर है उनका विश्लेषण किया जाता है। त्रुटि विश्लेषण है एरर एनालिसिस,
ये उत्तर पुस्तिका जांचने के बाद विद्यार्थियों के द्वारा की गई त्रुटियों का विश्लेषण किया जाता है, उनके अधिगम की कठिनाइयों का कारणों का पता लगाया जाता है ताकि उपचारात्मक शिक्षण करवाया जा सके। हम कारणों के पता लगाए तक ही रुक रहे हैं, उसके आगे नहीं बढ़ रहे हैं। समझ आना ये बात। रिमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण। रिमेडियल टीचिंग के बारे में बात करें तो छात्रों के द्वारा की जाने वाली त्रुटियों का निवारण के लिए समुचित शिक्षण प्रक्रिया अपनाना ही उपचारात्मक शिक्षण है। छात्र बेचारे कर देते हैं त्रुटि, उन त्रुटियों का करते हैं हम निवारण, और निवारण के लिए जो समुचित अपने शिक्षण प्रक्रिया है ये अपनाई जाती है, इसे ही उपचारात्मक शिक्षण कहते हैं। शैक्षणिक निदान, एक मिनट रुको। अब बात करें तो शैक्षणिक निदान और उपचारात्मक शिक्षण एक ही शिक्षण प्रक्रिया के दो अभिन्न पहलू हैं। एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व निरर्थक है। आप गए डॉक्टर के पास गए, भाई साहब डॉक्टर के पास जाते ही आपने कहा फलानी बीमारी है, कि ठीक है, कारणों का पता लगाना पड़ेगा, चेक कराना पड़ेगा। आप उनके टेस्टिंग नहीं करवाते, तो टेस्टिंग नहीं करवाएंगे तो उपचार किसका करेगा भाई? आप आगे कि मेरे पास सारी टेस्टिंग तो मैंने करा ली, अब मैं उपचार ही नहीं कराऊंगा, तो टेस्टिंग क्यों कराई भाई? मजा आ रहा था क्या? तो दोनों क्या है, एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे बिना और अस्तित्व को नहीं। शैक्षणिक निदान की उपचारात्मक शिक्षण के आधार भूमि प्रस्तुत करता है। शैक्षणिक निदान ही आपकी उपचारात्मक शिक्षण को आधार भूमि प्रस्तुत करता है। शिक्षा के क्षेत्र में उपचार शब्द चिकित्सा क्षेत्र से दिया गया है, जिसका प्रयोजन ऐसी प्रभावशाली विधियों का निर्माण है जिसके द्वारा प्रशिक्षण देकर सभी प्रकार की त्रुटियों का निराकरण किया जा सके, और उपचारात्मक शिक्षण को चिकित्सकीय शिक्षण भी कहा जाता है। गुलीन, मायर्स और ब्लोयर उपचारात्मक शिक्षण को बुरी आदतें पढ़ने और अच्छी आदतें नहीं होने का पर प्रदान किया जाता है। मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के मत के अनुसार समस्त शिक्षण में उन कमियों या निदान हेतु विशिष्ट उपचारात्मक प्रविधि अपनाया जाता है। टेक्सलर की रिपोर्ट के अनुसार जांचकर्ताओं के द्वारा किसी भी अच्छे विकासशील अध्ययन पाठ में ऐसा अभ्यास दिया जाना चाहिए जिससे शब्दावली बढ़े, पढ़ने का निर्देशन दिया जाए, कैसे पढ़ाई करनी चाहिए, मौखिक अध्ययन पर भी बार बार जोर दिया जाए। इस प्रकार जो उपचारात्मक शिक्षण दिया जाए वह रुचिकर, उत्साहवर्धक, चुनौतीपूर्ण हो। इसके अलावा टेक्सलर ने कहा है कि इन विधियों के द्वारा कक्षा शिक्षक द्वारा विकास के निर्णय का पता लगाया जाता है, विकास के निर्णय का पता लग सकता है। उपचारात्मक विधि का अर्थ है प्रयोजन स्पष्ट करते हुए स्किनर ने लिखा है, उपचारात्मक विधि साधारणतः विशेष प्रकार की सीखने की क्या है व्यक्तित्व या आचरण संबंधी जटिलताओं का अध्ययन करने और उनके अनुकूल विभिन्न प्रकार की उपचारात्मक विधि का प्रयोग करने के लिए काम में लाई जाती हैं। और इस विधि का प्रयोग करने वालों का उद्देश्य यह मालूम करना होता है कि व्यक्ति की विशिष्ट आवश्यकताएं क्या है और उसमें उत्पन्न होने वाली जो जटिलताएं हैं क्या कारण है, उनको दूर करके व्यक्ति को किस प्रकार सहायता दी जा सकती है। ये बात है, ये हम बातें बार बार कर ही रहे हैं, यही बात इन्होंने करी। यह विधि विद्यालयों में निम्नलिखित समस्याओं के लिए विशेष रूप से आपकी उपयोगी सिद्ध हो सकती है। पठन में जो कठिनाई है अनुभव करने वाले बालकों के लिए, बहुत अगलाने वाले बालकों के लिए, बहुत पुरानी अपराधी प्रवृत्ति वाले बालक और गंभीर संवेगों के शिकार होने वाले बालक। इन समस्याओं का शैक्षिक उपचार दो प्रकार से किया जा सकता है। समस्याओं के कारणों को दूर कर दो, और दूसरा है उन कारणों को उत्पन्न न होने देना जो समस्या पुनः जन्म दे। स्पेंसन और योकम के अनुसार 5 प्रकार के विषयों में उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है। किस किस के प्रकार के, ये जरूरी है याद रखना। एक तो वाचन संबंधी जरूरी है, स्पेंसन और योकम के अनुसार वाचन के अलावा भाई लेखन का जरूरी है। वाचन
पढ़ लिया लिख लिया, और ये दोनों क्या होंगे, भाषा में होंगे, तो भाषा संबंधी। वाचन के लिए जरूरी क्या है, उच्चारण। और पीछे एक बचा है, वो है अंकगणित। इन पांचों प्रकार के विषयों में उपचारात्मक शिक्षण आवश्यक है। ये किसके अनुसार है, योकम और सिम्पसन के अनुसार। उपचारात्मक शिक्षण का प्रयोग वाचन, उच्चारण, लेखन, व्याकरण और अंकगणित इत्यादि के लिए अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी हो सकता है। उपचारात्मक शिक्षण के सिद्धांत। प्रत्येक विषय में छात्र का स्तर जितना है, कक्षा के स्तर को नहीं देखा जाता है, वहीं से उसके उपचार का कार्य प्रारंभ होता है। देखो ये बहुत जरूरी है। पहला सिद्धांत यही है कि प्रत्येक विषय में छात्र का स्तर जितना है, प्रत्येक विषय जितना छात्र का स्तर है उरे हिसाब कक्षा रो स्तर कहीं है वो नहीं देखना, बीता ही हरू कर दो, उपचार को कार्य प्रारंभ कर देना चाहिए। दूसरी बात, छात्रों की उसकी प्रगति के विषय में प्रति सप्ताह भाई खुद ने सूचित करना चाहिए कि आ बात है इतने तक पूज्य है। उपचारात्मक शिक्षण देते समय छात्र को यह कभी नहीं कहा जाए कि कमजोर अथवा पिछड़ा हुआ है, उसमें हीन भावना उत्पन्न हो जाएगी और उसका अधिगम प्रभावित होगा और प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। देखो बिने ऊ नहीं गणो भाई तू नहीं आती डफोड़ है, तेन की को आवे ने तू तो गग्गू है, मैं तेनो ढोवा, आ बात भी नहीं गवणी बी गई जिने बात छोड़ के आ गए तो की कोने कबाड़ में ₹7 किलो बेच है, घरला की सब्जी लिया हो तो ठीक है। आ बावड़े फीलिंग नहीं आनी चाहिए, उंगड़ चाहिए हाँ कोई बात नहीं, हो जी रेडी हो समस्या की कणी को नहीं, तू पढ़ मेहनत कर हो जी रेडी, तो बिन के प्रोत्साहन करना हतो ऐसा नहीं करना। उपचारात्मक शिक्षण एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसमें शैक्षणिक निदान के पश्चात उपचार की प्रभाविकता की जांच के लिए पुनः निदान किया जाता है तथा ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक विद्यार्थी की अधिगम कठिनाई आगे नहीं हो जाए, दूर नहीं हो जाए। आगे बढ़ो। उपचारात्मक शिक्षण का प्रकार देखा, एक है सामूहिक, एक है व्यक्तिक। उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य देखा तो अधिगम दोषों को दूर करना, और यह ऑब्वियसली बात है, आपके काम पड़ा बात। छात्रों की व्यक्तिगत कठिनाई दूर करना, व्यक्तिगत भिन्नताओं के आधार पर आपके शिक्षण देना, छात्रों का पिछड़ापन दूर करना, किसी विशेष को सीखने की बाधक जो अक्षमता है उनको दूर करना, भाई मंदबुद्धि छात्रों को समस्या को समाधान करना, अपराधी प्रवृत्ति छात्र को उचित मार्गदर्शन देना, गंभीर स्वयं को पीड़ित छात्र की समस्या समाधान करना, भाषा रे प्रति रुचि उत्पन्न करनी। तुतलावना कवना बच्चा वही जो करे कहीं है बाल को समस्या और समाधान करना, छात्रों आदतों में समाज के अनुकूल दिशा प्रदान करनी, ये सारा ही रखा है उद्देश्य है। उपाय कहीं है उपचारात्मक शिक्षण रो उपाय, छात्रों छोटे छोटे समूह में बना रहे शिक्षण करवा सका, व्यक्तिगत भिन्नता पर आधार में शिक्षण करवा सका, रोचक शिक्षण विधियों का प्रयोग कर सका, यानी कि शिक्षण विधियों ने बदल सका, शिक्षण सहायक सामग्री उपयोग ले सको, अतिरिक्त कक्षा और आयोजन करा सको ताकि समस्या ने आप समाधान कर सको, छात्रों की समस्या और प्रकार देख रहे वे विभिन्न अभ्यास आयोजन कर सको, हर सप्ताह छात्रों प्रगति के बारे में बताया जा सके, सहानुभूति रो व्यवहार रखो, यो नहीं कह दो तो डफोड़ मारे घर जा बैठ जाता कहीं नहीं आने लो, छात्र के स्तर अनुसार शिक्षण करवानो, छात्र की कमियों को सबसे सामने प्रकट न देनो, ये कहीं हीन भावना आ जाए तो नहीं गणो 40 जना बैठा है, 40 मोगे 5 तो गग्गू बैठा है, क्या हेमलोर भोमलोर श्यामलोर कोमलोर नोमलोर ए 5 तो कहीं है, ए पहुंची हमने नहीं आई थी डफोड़ है थे 35 भले ठीक हो, ऊ नहीं गणो ढिंडोरा नहीं पीटनो, कह तो नहीं आती डफोड़ हो गया। छात्रों को उत्साहवर्धन करनो, इमें तो थे 35 ठीक करी है, अगले में पहुंचे घना आगे करी था थाउन टॉप क्लास ही गए, ठीक है ज्यादा बड़ा हिम्मत करे बन खुद नहीं लगे ना बेइज्जती करे, अधिक से अधिक अभ्यास के अवसर देना, ठीक है नहीं यूँ नहीं कहते थे तो यूँ डफोड़ थे मुंडा नीचे करी बैठा रहो, एक छोरो जाडो देख रहे हो लार बैठ जाओ यानी हिर नीचे कर लो, दीवने नीचे है ऐड नहीं करना, पूरा मौको देना, अधिक अभ्यास रो अवसर देना। उपचारात्मक अभ्यास मामले उपचारात्मक अभ्यास मालाओं के निर्माण की प्रक्रिया देखें तो उपचारात्मक शिक्षण के दौरान अधिक से अधिक अभ्यास मालाओं का निर्माण किया जाता है जिसमें निदानात्मक परीक्षणों में छात्रों द्वारा की गई जो त्रुटियां हैं
उन त्रुटियों का विश्लेषण किया जाना चाहिए। जबकि त्रुटियां ने विश्लेषण कर बीरे आधार पर आप अभ्यास करावा, ठीक है नहीं। आपने देखा क्या कड़ा सही बोलियो, मैं बचपन के है गे समस्या किताब है एबीसीडी बोला जिन्हें, तो आप नहीं कहा साहब एबीसीडी में समस्या है क्या कड़ा दे दो, यूं नहीं भाई जबकि समस्या नहीं बीरो आपने त्रुटि आधार मत आप अभ्यास करावा बेटा ने एबीसीडी बोलने रहे। विशिष्ट सामग्री के आधार पर त्रुटियों के प्रकार, स्थिति व कारणों का अध्ययन करके प्रत्येक त्रुटि के आधार पर अलग अलग अभ्यास माला बनाई जानी चाहिए। ऑब्वियसली बात है, एक प्रकार की त्रुटि पर विविध प्रकार के प्रश्न बनाए जाने चाहिए ताकि संपूर्ण अभ्यास करवाया जा सके जिनमें पर्याप्त विविधता है। एबीसीडी आउ हो ये हुईर उंदीर बिचमोर हर जगह वहां पानी प्रश्न बनाना शुरू कर दा कि मीर बाद में कहीं आए पहले हुई लिख फिर उल्टी लिख फिर मोहनी वोबल्स निकाल, बचपन में हर तरह की वेराइटी होनी चाहिए ताकि एबीसीडी आवे, ठीक है ना। अभ्यास मालाओं में रखे गए अभ्यास पदों का उद्देश्य, त्रुटि के प्रकार और उसके कारणों को ध्यान में रखते हुए निर्माण करना चाहिए। ऑब्वियसली बात है, अभ्यास मालाओं के निर्माण में शिक्षण सूत्रों का अनुसरण किया जाना चाहिए। अभ्यास मालाएं परिवर्तनीय हो, अध्यापक को पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए कि वह छात्रों को पर प्रयोग कर उनमें संशोधन परिवर्तन और परिवर्धन कर सके। उपचारात्मक शिक्षण के परिणाम, छात्रों की अधिगम कठिनाइयों का समाधान होता है, इसे समायोजन की क्षमता का विकास होता है, संवेगात्मक संघर्षों से मुक्ति मिलती है, सुनियोजित ढंग से अपने विचारों को व्यक्त करने की क्षमता का विकास होता है। अब आप देखो शिक्षण का प्रकार देखा उपचारात्मक में, सबसे पहले तो आप देखा कक्षा गए कक्षा शिक्षण, संपूर्ण कक्षा में अधिगम में आई सामान्य प्रकृति की कठिनाई को दूर करने के लिए शिक्षक के द्वारा कक्षा कक्ष में ही संपूर्ण कक्षा को विशिष्ट पाठ या इकाई पढ़ाया जाता है। एक सूत्र को बार बार दोहराया जाता है तथा विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाता है। ये आपकी क्लास टीचिंग है। बस अगला रेडियो प्रॉब्लम है तो क्या है कि कोई विशेष इकाई ने लेकर बैठ गया, विशिष्ट आपने विधि इस्तेमाल कर ली या पढ़ लिया, बात खत्म। एक दूसरी है समूह ट्यूटोरियल, वह ग्रुप ट्यूटोरियल टीचिंग का ही है। इनमें कक्षा के छात्रों को एक समान अधिगम कठिनाई को अनुरूप कुछ समरूप आपके समूह में बांटा जाता है। क्या एबीसीडी को आवनी, क्या ककड़ा को आवनी, क्या गिनती को आवनी, तो बने अलग अलग ग्रुपों में बांट दिया आपा और इन्हें सदृश कठिनाइयों के आधार पर सामूहिक आपके ट्यूटोरियल शिक्षण करवाया जाता है, ठीक है ना। व्यक्तिगत ट्यूटोरियल कहीं वे देखो इंडिविजुअल में आप शिक्षण कार्यक्रम में प्रत्येक विद्यार्थी अधिगम कठिनाई दूर करने वास्ते उस पर व्यक्तिगत रूप में ध्यान रखा। विद्यार्थी अपनी गति योग्यता क्षमता और अनुसार प्रगति कर सके। अधिगम कठिनाई रो सामना करने रे वास्ते पर्याप्त सहायता और व्यक्तिगत ध्यान देना पड़सी। कदे कदे एडा टाबर भी हुआ जगन व्यक्तिगत ध्यान देना पड़े, कई टीचेबल नहीं हुए टर्निंग वाली बात भी हुए, धीरे धीरे ठा पड़े मेरे टाबर रो। पर्यवेक्षण पर्यवेक्षित ट्यूटोरियल शिक्षण, इसमें अधिगम कठिनाइयों को दूर करने के लिए जिम्मेदारी स्वयं विद्यार्थी को दी जाती है। अध्यापक केवल क्रियाकलापों को परीक्षण करेला, आवश्यकता होने पर उन्हें सलाह देला। ये सामूहिक और व्यक्ति आपके क्या व्यक्तिगत हो सके, ठीक है ना। टाबर आप खुद ध्यान राखी मतलब पढ़ बुकरी सिर्फ शिक्षक देगी कित गड़बड़ करे भी मदद कर दी, ठीक है। स्व अनुदेशनात्मक तकनीक है, इनमें कहीं उपचारात्मक शिक्षण में विद्यार्थी को स्वयं अधिगम करने की सामग्री और तकनीकों जैसे प्रोग्राम्स, लर्निंग्स, पाठ्य पुस्तकें, स्वयं अधिगम मॉडल, कंप्यूटर अनुदेशन अधिगम आदि उपलब्ध करवाई जाती है। छात्र आत्मनिर्देशन के द्वारा अपनी कठिनाई को दूर कर लेते हैं। फिर अनौपचारिक शिक्षण, इनफॉर्मल टीचिंग है। अनौपचारिक शिक्षण के अतिरिक्त औपचारिक के अलावा अनौपचारिक भी गतिविधियां करा सका, भ्रमण करा सका, विज्ञान संग्रहालय ले जा सका, वनस्पति उद्यान ले जा, प्रकृति अध्ययन कोणा ले जा, वैज्ञानिक परियोजना, विज्ञान क्लब आदि के द्वारा आपके विभिन्न क्रियाकलापों माध्यमों विज्ञान के अध्ययन और आनंददायी घटना बनाया जा सकता है। रुचि अभाव, प्रत्यक्ष अधिगम अनुभव उपलब्ध न होने वास्ते न होना और शिक्षण प्रणाली में कमियां आदि के कारण पैदा हुई अधिगम कठिनाई को दूर करने के लिए अनौपचारिक शिक्षण क्या है अधिक उपयोगी है। रुचि रे अभाव है, प्रत्यक्ष अधिगम रे अनुभव उपलब्ध न होना, शिक्षण प्रणाली री कमी आदि के कारणों पैदा होने रे अधिगम कठिनाई दूर करने वास्ते अनौपचारिक शिक्षण का अधिक उपयोगी है। बस वो हमने 8 कंप्लीट हो गया है, ठीक है ना। सिलेबस है ये जो चीज़ आप पढ़े वहाँ आप लगभग 10-12 क्लास में का ज़्यादा है 15 क्लास में लगभग आप पूरी कर दी है। और रीट हो चाहे 3rd ग्रेड हो चाहे 2nd ग्रेड हो, हर जगह आवे, 1st ग्रेड में आवेली वाला, ठीक है। तो हिंदी री प्रमुख शिक्षण विद्या होती, सहायक सामग्रियाँ होती, मूल्यांकन हो गयो, ठीक है, प्रमुख शिक्षण विद्या वगैरह सारी चीज़ें आप ई में कंप्लीट कर ली है वीडियो में। तो उम्मीद करा कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन छूटे नहीं, एक समझ विकसित होगी पहला
ये कक्षा में बस इतना ही, मिलता है कोई अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।